Hello everyone, myself डॉक्टर बी एस चीमा। आज हम शुरू कर रहे हैं लेक्चर नंबर 1, जो कि एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए सबसे पहला और सबसे ज़रूरी टॉपिक है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एग्रीकल्चर क्या है। एग्रीकल्चर शब्द जो है ये लैटिन भाषा से लिया गया है। ओके, जिसमें एग्री प्लस कल्चरा को लिया गया है, जिसमें एग्री का मतलब है ज़मीन, मिट्टी या सॉइल, और कल्चरा का मतलब है इसमें खेती या विकास करना। विकास किसका? ज़मीन का। ठीक है, तो इस तरह एग्रीकल्चर का जो मतलब हुआ ज़मीन की खेती करना, ताकि उसमें से हम लोग फसल उगा सकें, सब्जियां उगा सकें, फल ले सकें पेड़ लगाकर, है ना, जानवर जो पाल सकें, पशुपालन कर सकें। ओके, तो इस तरह से ये जो कंबाइन वर्ड है एग्रीकल्चर, ओके, जिसमें कि हम लोग अलग अलग एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रैक्टिसेस करते हैं। ओके, एग्रीकल्चर को हम 3 रूपों में समझते हैं। सबसे पहले है आर्ट। आर्ट मतलब कला। जैसे क्या कला? जैसे कि खेतों में अगर हम लोग हल चला रहे हैं, कोई किसान हल चलाता है, तो उसको हल चलाने की कला है, तभी हल चलाता है ना। हर कोई भी ऐसे हल नहीं चला सकता, जिसको चलाना आता है वही चलाता है ना। तो ये एक कला है। ओके, खेत को तैयार करता है, उसमें कि जो डेप्थ होती है सोइंग की कितनी होगी, उसी डेप्थ तक जो प्लोइंग करता है। ओके, अपना मतलब अपने अनुभव से कोई भी फार्मर जो है वो पहली बार काम नहीं कर रहा है, ये उसको कुछ एक्सपीरियंस होता है। ओके, तो एक्सपीरियंस को बार बार करने से ही वो किस में कन्वर्ट होता है? कला में। ओके, तो अनुभव का यूज़ करना ही कला है। तो एग्रीकल्चर एक कला है। ओके, दूसरा, एग्रीकल्चर एक विज्ञान भी है। ओके, एग्रीकल्चर साइंस बोलते हैं ना, तो एग्रीकल्चर एक साइंस है, कला है, और एग्रीकल्चर एक साइंस भी है। जैसे कि बीज बोना एक कला है, लेकिन बीज को कितनी दूरी पे बोते हैं? अगर बिल्कुल साथ में बोएंगे तो कंपटीशन हो जाता है ना, न्यूट्रिएंट को लेके, जो सनलाइट है उसको लेकर, वाटर को लेके कंपटीशन हो जाएगा, अच्छे से क्रॉप ग्रो नहीं होगी। तो बीज को कितनी दूरी पे बोना है वो एक साइंस है। साइंस से हमें पता चलता है कि इसमें जो 2 बीज हैं उसमें इतनी दूरी रखी जाए क्रॉप के अंदर, ताकि कंपटीशन जो है बिल्कुल कम हो। ओके, उसके बाद जो खाद डालते हैं, कब डालनी है खाद? सोइंग से पहले डालनी है या सोइंग के बाद डालनी है? कितने दिन बाद डालनी है, कितने दिन पहले डालनी है? इसमें नाइट्रोजन की कमी है तो यूरिया डालनी है, अगर फास्फोरस की कमी है तो डीएपी डालनी है, या सिंगल सुपर फॉस्फेट डालनी है। तो ये हमें कहाँ से पता चलता है? ये एक विज्ञान है ना, रिसर्च की है साइंटिस्ट ने, उससे पता चला। जो इरिगेशन है, किसी क्रॉप में 2-3 इरिगेशन चाहिए, सिंचाई जो है 2-3 चाहिए। किसी क्रॉप में जो सिंचाई है वो 5-6 तक चली जाती है। तो कैसे पता चला? ये रिसर्च हुई है, ये एक साइंस के कारण हमें ये पता चला कि इस क्रॉप को इतना पानी चाहिए, इस क्रॉप में इतने जो नंबर ऑफ इरिगेशंस है वो लगेंगी। ओके, तीसरा इसका रूप है बिजनेस। एग्रीकल्चर एक बिजनेस भी है। एग्रीकल्चर मेन बिजनेस है ना। अपने लिए अगर आप लोग आसपास देखोगे तो अपने लिए कोई देखा है ऐसा फार्मर की जो बोले कि मैं ये क्रॉप लगा रहा हूँ, खाली अपने लिए लगा रहा हूँ?
मैंने इसको बेचना नहीं, बहुत कम होंगे होंगे लेकिन बहुत कम होंगे। तो ये एक बिजनेस है, व्यवसाय है ये एक। किसान जो क्रॉप लगाता है, क्रॉप ही नहीं, अगर वो पशुपालन कर रहा है, मत्स्य पालन कर रहा है, या एक्वाकल्चर, या पोल्ट्री फार्मिंग है, ओके, तो वो क्यों कर रहा है? क्योंकि जो उसके प्रोडक्ट है वो उसने सेल करने हैं, ओके। तो ये एक बिजनेस भी है, क्लियर। ये है एग्रीकल्चर का मतलब। नेक्स्ट इज इतिहास। व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर? तो एग्रीकल्चर की शुरुआत जो है लगभग 10,000 साल पहले हुई थी, जब जो मनुष्य था, मानव था, वो शिकारी जीवन से स्थायी जीवन की ओर बढ़ा, ओके। भारत में एग्रीकल्चर की झलक जो है सिंधु घाटी सभ्यता, जो कि 3000 ईस्वी पूर्व हुई थी, उसमें मिलती है। इस टाइम पे जो कौन कौन सी मुख्य क्रॉप्स थी, जो मेन क्रॉप्स कौन कौन सी उगाई जाती थी सिंधु घाटी की सभ्यता के टाइम पे? तो मेन है गेहूं, उसके बाद जौ है, और कपास। ये जो है मेन क्रॉप्स थी उस टाइम पे उगाई जाने वाली। उसके बाद जो मेन बदलाव आया हमारी एग्रीकल्चर में, हमारी कृषि के अंदर जो मेन बदलाव आया, जब ग्रीन रेवोल्यूशन का इंट्रोडक्शन हुआ, जब हरित क्रांति आई ना, उसके बाद जो प्रोडक्शन है वो कई गुना बढ़ गई। उससे पहले तो प्रोडक्शन बहुत कम होती थी, लेकिन जब ग्रीन रेवोल्यूशन का इंट्रोडक्शन हुआ, ग्रीन रेवोल्यूशन जो हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है, वो आई, तो उस टाइम पे जो प्रोडक्शन है वो कई गुना बढ़ गया, ओके। 1960s के दशक में वो आई थी, ग्रीन रेवोल्यूशन का इंट्रोडक्शन हुआ था इंडिया में, ओके। क्या क्या रीजन क्या थे, क्या ऐसा हुआ ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति में क्या ऐसा हुआ जिससे कि प्रोडक्शन कई गुना बढ़ गई? सबसे पहले है HYV सीड, जो हाइब्रिड सीड्स हैं, ओके। जो हाइब्रिड 2-3 वैरायटीज के हाइब्रिड से मिलकर जो सीड्स बने थे, उनका इंट्रोडक्शन हुआ, ओके। ये ड्वार्फ, इनका जो हाइट थी वो छोटी थी, है ना। बाकी तो जो देसी वैरायटीज हैं उनकी हाइट बहुत ज़्यादा होती है ना, इनमें जो हाइट है वो कम थी। अब सारा का सारा जब न्यूट्रिएंट हाइट गेन करने में चला जाता है तो प्रोडक्शन कम हो जाती है, लेकिन अगर हाइट कम है तो फाइनल जो प्रोडक्शन थी पर प्लांट वो बढ़ गई। दूसरा जो है रासायनिक खाद, जो न्यूट्रिएंट है, जो फर्टिलाइज़र है, उनका इंट्रोडक्शन हुआ। केमिकल फर्टिलाइज़र अप्लाई किए गए, केमिकल पेस्टिसाइड्स अप्लाई किए गए। केमिकल पेस्टिसाइड से जो भी अटैक होता था, जो इंसेक्ट पेस्ट थे वो किल हो जाते थे, है ना, क्योंकि वो यील्ड को कम करते हैं, तो उससे भी यील्ड बढ़ी। और जो न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट थी क्रॉप को, तो वो हम लोग एक्सटर्नली अप्लाई करके सारी की सारी न्यूट्रिएंट्स की जो रिक्वायरमेंट थी वो कंप्लीट करते थे। तो ये एक बड़ा स्टेप था जो हरित क्रांति में, जो कई गुना प्रोडक्शन बढ़ने का, ओके। तीसरा है जो सिंचाई तकनीकें। सिंचाई तकनीकें स्पेशली पंजाब के अंडर जो इरिगेशन फैसिलिटी थी वो बहुत अच्छी थी, क्योंकि इनफ वाटर है। तो पंजाब को, कुछ स्टेट्स को चुना गया, उसमें से पंजाब भी एक है। तो ज़्यादा जो हरित क्रांति का यूज़ करने वाली स्टेट्स थी उसमें से पंजाब एक है, क्योंकि वहाँ पे जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा इसलिए हुई क्योंकि फैसिलिटी जो है, इरिगेशन फैसिलिटी अच्छी है। तो उसको और अच्छा करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा, तो अच्छी इरिगेशन फैसिलिटी को इंट्रोड्यूस किया गया, जिससे कि प्रोडक्शन है, जितने भी रिक्वायरमेंट है वाटर की वो कंप्लीट होती है इरिगेशन से। तो उससे जो है
कंप्लीट जो पैकेज है न्यूट्रिएंट्स का, फर्टिलाइजर्स का, पेस्टिसाइड का, इरिगेशन का, वो क्रॉप को मिला। तो ये इसके कुछ मेन पॉइंट्स थे जिससे कि हरित क्रांति में जो प्रोडक्शन है वो कई गुना हो गई। ओके, तो जो मेन मुख्य जो वैज्ञानिक थे, मेन साइंटिस्ट जो थे ग्रीन रेवोल्यूशन लाने के पीछे, तो वो थे डॉक्टर MS स्वामीनाथन। तो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये पूछा जा सकता है। तो ये आप याद रखना कि जो इंडिया के अंदर ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर जो है वो डॉक्टर MS स्वामीनाथन है। लेकिन जो वर्ल्ड ग्रीन रेवोल्यूशन वर्ल्ड लेवल पे जो पूरी दुनिया में हरित क्रांति आई है, उसके फादर जो है, उसके जनक जो है, वो हैं डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। ओके, तो ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग एग्रीकल्चर। कुछ फैक्टर्स हैं जो कि एग्रीकल्चर को इफ़ेक्ट करते हैं, वेरी इम्पोर्टेंट। कौन कौन से फैक्टर्स हैं? सबसे पहले कंट्रोलेबल, जो ऐसे फैक्टर्स जो कि ह्यूमन द्वारा कंट्रोल किए जा सकते हैं। कौन कौन से हैं ये? पहले है मिट्टी। मिट्टी को कैसे कंट्रोल करेंगे? मिट्टी जो है, सपोज अगर ज़्यादा इरिगेशन होने के कारण ऊपर से ना मिट्टी की अगर ज़्यादा पानी रुकता है या बाढ़ के क्षेत्र में कहीं पे ऊपर वाली जो लेयर है वो रिमूव हो जाती है। सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स जो भी है, ज़्यादातर न्यूट्रिएंट्स ऊपर वाली लेयर में होते हैं। ओके, तो उस लेयर को संभाल के रखना जरूरी है। अगर वो वाली लेयर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाती है, ओके, उसको सॉइल इरोजन बोलते हैं। तो उससे जो फर्टिलिटी है सॉइल की बहुत कम हो जाती है, जिससे कि प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा नहीं होती। तो मिट्टी को संभाल सकते हैं हम लोग, इरिगेशन को कम कर सकते हैं, जो भी इसके पीछे रीज़न है उसको कम कर सकते हैं ना। अलग अलग मैकेनिज़्म यूज़ करके, ड्रेनेज यूज़ करके हम लोग मिट्टी को संभाल सकते हैं, उसको इरोजन है उसको रोक सकते हैं। ओके, तो इस फैक्टर को कंट्रोल किया जा सकता है। उसके बाद है इरिगेशन। अगर 5 इरिगेशन चाहिए तो अगर इरिगेशन फैसिलिटी अच्छी है हमारे पास तो हम लोग 5 इरिगेशन दे देंगे। इसको भी कंट्रोल किया जा सकता है, कम ज़्यादा किया जा सकता है ना। फर्टिलाइज़र है, खाद, उसको भी हम लोग अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग जितनी चाहिए प्लांट को उतनी प्रोवाइड करेंगे। ओके, तो ये भी एक कंट्रोलेबल जो फैक्टर है जो कि एग्रीकल्चर को इफ़ेक्ट करता है। उसके बाद सीड है, बीज। बीज कैसा यूज़ करेंगे? कई जो इम्प्रूव्ड बीज सीड हैं वो डेवलप हुए हैं, है ना, जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स जो हैं, जिसमें कि अगर किसी इंसेक्ट पेस्ट का अटैक या किसी पेस्ट का अटैक कहीं पे ज़्यादा है तो उसके लिए, उस एरिया के लिए वहाँ पे जो सीड है वो स्पेसिफिक डेवलप किया गया है वहाँ की स्टेट यूनिवर्सिटी के कारण से, या वहाँ क्या कृषि विज्ञान KVKs होते हैं, तो वहाँ स्पेशली उनके उस एरिया के लिए डेवलप सीड होते हैं, किए जाते हैं, ताकि स्पेसिफिक इस एरिया में ये वाला सीड जो है फार्मर लगा सके और जो कॉस्ट है वो कम कर सके और जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा इंक्रीज कर सके। कॉस्ट कैसे कम होगी? क्योंकि हम लोग फिर पेस्टिसाइड का इतना ज़्यादा नहीं यूज़ करना पड़ेगा अगर कोई भी सीड रेजिस्टेंट है किसी पेस्ट या डिजीज़ के अटैक से, तो इसको भी हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद यंत्र, जो भी मैकेनिकल टूल्स जो हैं, जैसे जल्दी काम करने के लिए जो सीड कम फर्टिलाइज़र ड्रिल है, उसमें फर्टिलाइज़र और सीड एक साथ ही अप्लाई कर देते हैं। ओके, तो इसको भी कंट्रोल किया जा सकता है। अगर ये नहीं होंगे तो डेफिनेटली एग्रीकल्चर जो है वो इफ़ेक्ट होगी,
क्योंकि टाइम ज़्यादा लगेगा तो जो ऑप्टिमम टाइम है वो निकल जाएगा अगर ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो ये जो फैक्टर्स हैं ये कंट्रोलेबल है। नेक्स्ट जो है अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स, जिनको हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, वो कौन कौन से हैं? रेनफॉल, वर्षा हम नहीं कंट्रोल कर सकते। अगर ज़्यादा वर्षा होगी तो डेफिनेटली, अगर कम वर्षा होगी तो प्रॉपर इरिगेशन, तो प्रॉपर जो जितनी ऑप्टिमम रिक्वायरमेंट है वाटर की वो नहीं मिलेगी। अगर ज़्यादा है तो उससे सॉइल एरोजन होगा, है ना, जो कंप्लीट क्रॉप है वो भी डिस्ट्रॉय हो सकती है। नेक्स्ट टेम्परेचर, टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। तापमान को हम लोग कैसे कंट्रोल करेंगे? अगर बहुत ज़्यादा तापमान हो जाता है या बहुत कम हो जाता है तो ये भी क्रॉप के लिए हानिकारक है ना, डेंजरस है। ज़्यादा होगा तब भी, बहुत कम होगा तब भी, तो ये भी बहुत इफ़ेक्ट करता है एग्रीकल्चर को। थर्ड, स्टॉर्म, अगर तूफान आ जाता है तो वो जड़ों समेत ही प्लांट को उखाड़ देता है ना, तो वो भी कंट्रोलेबल नहीं है। कैसे कंट्रोल करेंगे हम लोग? नहीं कर सकते। नेक्स्ट जो है मौसम परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज जो है, ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है, जो कि बहुत जो मेन रीज़न होता है एग्रीकल्चर को इफ़ेक्ट करने में। तो ये जो फैक्टर्स हैं इनको हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते और ये एग्रीकल्चर को इफ़ेक्ट करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट जो है ब्रांचेज ऑफ एग्रीकल्चर। तो ये अब तक हमने पढ़ा कि एग्रीकल्चर क्या है, क्या इम्पोर्टेंस है एग्रीकल्चर की। अब है इसमें ब्रांचेज ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर की कई ब्रांचेज हैं। एग्रीकल्चर खाली यही नहीं कि क्रॉप प्रोडक्शन है, एग्रीकल्चर में और भी कई ब्रांचेज हैं। खेती करना जो है ये एक ब्रॉड टर्म है, स्पेसिफिक टर्म नहीं है, ब्रॉड है, जिसमें कि सारे की सारी ब्रांचेज आती हैं। कौन कौन सी ब्रांचेज हैं? फर्स्ट है एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी क्या है? यह ब्रांच फसलोत्पादन, मिट्टी प्रबंधन, जल प्रबंधन, खेती की तकनीकों से संबंधित है। जो एक एग्रोनॉमिस्ट है वो वही तय करता है, एग्रोनॉमिस्ट जो एग्रोनॉमी से है वो तय करता है कि कौन सी फसल लगानी है, हमने कब लगानी है, कैसे लगानी है, और जो सीड है, जो बीज है, वो कितना डलेगा। तो ये जो डिसीज़न है इसमें लागत कितनी होगी, तो ये जो डिसीज़न है कौन लेता है? एग्रोनॉमिस्ट, जो एग्रोनॉमी ब्रांच से है। ओके, इसमें क्रॉप रोटेशन आती है, इंटरक्रॉपिंग आती है, वीड कंट्रोल कैसे करना है वो डिसाइड करना है, फर्टिलाइज़र एप्लीकेशन, फर्टिलाइज़र कितना देना है, कैसे देना है, कब देना है। ओके, सॉइल अगर हमारी को कंजर्व करना है, सॉइल इरोजन हो रहा है या कुछ भी, तो सॉइल को कंजर्व कैसे करना है, ये जो है ये सारा जो प्रैक्टिसेस हैं ये एग्रोनॉमी के अंडर आती है। ओके, तो ये एक इम्पोर्टेंट ब्रांच है। नेक्स्ट हॉर्टिकल्चर। इसमें जो हॉर्टिकल्चर ब्रांच है इसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, जो स्पाइसेस हैं, मसाले बोलते हैं ना, या मेडिसिनल प्लांट्स हैं, उनकी जो साइंटिफिक तरीके से खेती करना शामिल है। यह ब्रांच जो पोषण सुरक्षा, आय बढ़ाने और बागवानी व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट एनिमल हस्बेंड्री। ये जो ब्रांच है इसमें गाय, भैंस, बकरी, जो मुर्गी पालन, उनका पालन पोषण कैसे करना है, उनके स्वास्थ्य की देखभाल कैसे करनी है, उनका जो भोजन है
कैसे हमने देना है उनको, उससे संबंधित जो भी काम है ये एनिमल हस्बेंड्री के अंदर आता है। ओके, पशुपालन कैसे करना है वो एनिमल हस्बेंड्री में देखा जाता है। तो ये भी एक ब्रांच है एग्रीकल्चर की। नेक्स्ट जो है सॉइल साइंस, मिट्टी प्रबंधन। ओके, जो कि सॉइल की एनालिसिस करती है, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं सॉइल की, उनकी एनालिसिस करती है। इसमें हम यह समझते हैं कि कौन सी मिट्टी में कौन सी फसल उगाई जा सकती है। अगर ब्लैक सॉइल है तो उसमें कॉटन अगर लगाएंगे तो, क्योंकि ब्लैक सॉइल जो है उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होती है। तो हर एक अलग अलग टाइप की सॉइल है हमारे इंडिया के अंदर, तो अलग अलग टाइप की सॉइल में अलग अलग फसलें जो हैं वो लगाई जाती हैं। हर एक फसल जो है वो अलग टाइप की सॉइल को प्रेफर करती है। कोई ब्लैक कॉटन सॉइल, ब्लैक सॉइल में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करती है, कोई सैंडी सॉइल में, अलूवियल सॉइल में। ओके, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट ब्रांच है अब, क्योंकि सॉइल तो मेन है ना, ये भी इम्पोर्टेंट ब्रांच है। नेक्स्ट एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, ये जो ब्रांच है ये जो कृषि कार्य है, अब जो कृषि से रिलेटेड, जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी प्रैक्टिस है उसको आसान और इफ़ेक्टिव बनाने में काम आती है। जैसे कि जो फार्म मशीनरी है या इरिगेशन सिस्टम को कैसे इजी बनाया जा सके। अब सोइंग करनी है, एक साइड पहले सोइंग होती थी जो एनिमल्स का यूज़ करते थे ना सोइंग में, लेकिन जो मशीनरी आ गई अब जो पहले काम एक दिन में होता था आज वो 1 घंटे में होने लग गया। तो इसके पीछे कौन सी ब्रांच काम करती है? ये एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। इससे टाइम भी बचता है और जो लेबर है वो भी। नेक्स्ट जो है एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, ये जो ब्रांच है ये खेती की जो कॉस्ट है या प्रॉफिट कितना हुआ, हमें हमारी जो क्रॉप लगाई है या खेती से कितना प्रॉफिट हुआ, प्राइस कितना मिला, ओके, मार्केटिंग कैसे करेंगे उसको, वो पॉलिसीज़ क्या होनी चाहिए मार्केटिंग करने की, ओके, उसका एनालिसिस करने वाली जो ब्रांच है वो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स है। इसी एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स का यूज़ करके फार्मर्स की इनकम को कैसे इंक्रीज़ किया जा सकता है, सरकारें ये काम करती हैं इसी एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स ब्रांच का यूज़ करके। ओके, तो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स से ही पता चलता है कि कौन सी फसल से ज़्यादा प्रॉफिट होता है, कौन सी से कम होता है, कौन सी फसल रिकमेंड की जानी चाहिए फार्मर को, ये एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स बताती है। ओके, नेक्स्ट जो ब्रांच है एक्सटेंशन एजुकेशन, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन। ये जो ब्रांच है ये नई नई जो भी तकनीकें हैं, जैसे जो नई तकनीक, नई टेक्नोलॉजी आई है, सपोज जो हैप्पी सीडर टेक्नोलॉजी, जो फार्म मशीनरी है, या कोई नया बीज आया है, तो वो फार्मर्स तक पहुंचाना कैसे है, फार्मर्स को कैसे उसके लिए तैयार करना है कि आप ये वाला सीड लगाइए, आपको जो प्रॉफिट है, आपका जो फ़ायदा है, जो बेनिफिट है वो उससे ज़्यादा होगा। ये वाला काम कौन सी ब्रांच करती है? एक्सटेंशन एजुकेशन, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन। जो नई नई टेक्नोलॉजी डेवलप हुई हैं उनको फार्मर्स तक पहुंचाने का काम जो करती है वो एक्सटेंशन एजुकेशन करती है। इसके लिए जो ट्रेनिंग्स अरेंज की जाती हैं, एग्जीबिशन लगाई जाती हैं, फील्ड डेमो दिए जाते हैं, फील्ड में अपने ट्रायल लगाए जाते हैं। ओके, तो मास कम्युनिकेशन का काम जो है वो ये वाली ब्रांच करती है। लैब से लेके लैंड तक टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र करने का काम करती है। नेक्स्ट जो ब्रांच है
वो है एंटोमोलॉजी एंड पैथोलॉजी। जो एंटोमोलॉजी है, ये फसल को नुकसान पहुंचाने वाले जो भी इंसेक्ट होते हैं, उसको कंट्रोल करना, कैसे कंट्रोल करेंगे, ये वाला काम जो है वो एंटोमोलॉजी ब्रांच हैंडल करती है। प्लांट पैथोलॉजी जो है वो जो भी पेस्ट का अटैक होता है उसको कैसे हैंडल करेंगे, पेस्ट के अटैक को कम करने के लिए कौन कौन सी जो सॉल्यूशन कौन कौन से होंगे, ये प्लांट पैथोलॉजी ब्रांच है ये देखती है। ओके, तो क्रॉप प्रोटेक्शन, क्रॉप को प्रोटेक्ट करने का काम जो है वो एंटोमोलॉजी और पैथोलॉजी डिपार्टमेंट का है। नेक्स्ट फॉरेस्ट्री है। ये जो ब्रांच है ये फॉरेस्ट की प्रोटेक्शन, एफॉरेस्टेशन या बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कैसे करना है उससे संबंधित है। ओके, मोर ओवर ये जो ब्रांच है ये पर्यावरण संतुलन, जो वर्षा चक्र है या जलवायु नियंत्रण है, उसमें भी हेल्प करती है। ओके, नेक्स्ट जो ब्रांच है फिशरीज साइंस। ये जो ब्रांच है फिशरीज से पता चलता है कि जो भी एक्वेटिक एग्रीकल्चर है, जिसमें कि मछली पालना है, झींगा पालना है, केकड़ा आदि जो भी जलीय जीव हैं, उनके पालन, उनका आहार स्वस्थ है। ओके, जो भी उनका प्रजनन है या उनको कैसे संभालना है, उससे कैसे इनकम लेनी है, वो सारा का सारा जो काम है वो फिशरीज साइंस के अंदर आता है। ओके, तो ये कुछ ब्रांचेस हैं एग्रीकल्चर की जो कि अलग अलग काम करती है। इन सभी को मिलाकर एग्रीकल्चर बनता है। ओके, तो एग्रीकल्चर की ये मेन ब्रांचेस है। तो फर्स्ट जो ब्रांच है उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी क्या है? एग्रोनॉमी जो है ये ग्रीक वर्ड से बनी है। एग्रोनॉमी वर्ड जो है ये ग्रीक वर्ड है जिसमें एग्रोस प्लस नॉमस, एग्रोस और नॉमस दो वर्ड से मिलकर बना है ये वर्ड एग्रोनॉमी। तो एग्रोस का मतलब क्या है? फील्ड। और नॉमस का मतलब क्या है? मैनेज। तो फील्ड की मैनेजमेंट करना। ओके, फील्ड को कैसे मैनेज करेंगे, यही एग्रोनॉमी है। फील्ड में अब क्या क्या मैनेज होता है, जो एग्रोनॉमिस्ट है वो तय करता है कि खेत में जो क्या, कब, कैसे और कितना करना है, क्या लगाना है, कौन सी क्रॉप लगानी है, कब लगानी है, वो क्रॉप कैसे लगानी है, मतलब स्पेसिंग क्या होगी, डेप्थ ऑफ सोइंग क्या होगी, सोइंग मेथड क्या होगा, और कितना, मतलब सीड कितना चाहिए, फर्टिलाइजर कितना चाहिए, पेस्टिसाइड कितना चाहिए, इरिगेशन कितनी चाहिए, ये जो डिसाइड करता है वो एग्रोनॉमिस्ट करता है। तो एग्रोनॉमी जो है ये ब्रांच ऑफ साइंस है, ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर साइंस है, जिसमें कि जो कि फील्ड को मैनेज करती है क्रॉप को प्रोड्यूस करने में, क्रॉप प्रोडक्शन में और सॉइल मैनेजमेंट में। ओके, इम्पोर्टेंस, महत्व क्या है इसका? कम संसाधनों में ज़्यादा उत्पादन देना। अगर संसाधन कम है उससे ज़्यादा कैसे उत्पादन लिया जा सकता है। फर्टिलाइज़र, वाटर और वीड का साइंटिफिक मैनेजमेंट, जो फर्टिलाइजर्स हैं कैसे बिल्कुल कम फर्टिलाइज़र डाल के उसकी यूज़ एफिशिएंसी को बढ़ाना। अगर वाटर कम है, वाटर अवेलेबिलिटी कम है, तो कैसे
उसका एफिशिएंटली यूज़ करके बिना क्रॉप को डिस्टर्ब किए उससे ज़्यादा प्रोडक्शन लेना। अगर वीड्स का अटैक हो रखा है प्लांट में, क्रॉप में, तो उनको कैसे मैनेज करेंगे, चाहे हैंड वीडिंग करें या उसमें स्प्रे करना पड़ेगा, तो ये डिसाइड करना। ओके। सूखा या ज़्यादा बारिश जैसी स्थितियों में फसल को बचाने की तकनीक जो है, अगर सूखा पड़ा है तो उसमें कैसे फसल को बचाया जा सकता है, अगर ज़्यादा बारिश है तब कैसे मैनेजमेंट करनी है, ये एक इम्पोर्टेंस है इसकी। मल्टीपल क्रॉपिंग, रिले क्रॉपिंग, इंटर क्रॉपिंग जैसी प्रणालियाँ लागू करना, मतलब इन तीनों का मतलब है कि एक से ज़्यादा क्रॉप फील्ड में लगानी। उससे क्या है, उससे कि उसी लैंड से ज़्यादा प्रोडक्शन लेने के लिए एक से ज़्यादा क्रॉप्स लगाई जाती हैं। उसके कई फ़ायदे होते हैं, जैसे जो दालें हैं, पल्स क्रॉप है, लेग्यूमिनस क्रॉप बोला जाता है, पल्स क्रॉप बोला जाता है दालों को। उसमें क्या है कि वो एटमॉस्फेयर से ना नाइट्रोजन फिक्स करती हैं, तो उनमें फिर नाइट्रोजन कम चाहिए क्योंकि वो एटमॉस्फेयर से फिक्स कर लेती हैं। तो जो हमारी सीरियल क्रॉप्स हैं उनको नाइट्रोजन ज़्यादा चाहिए। तो क्या होता है कि जब एक से ज़्यादा क्रॉप एक ही फील्ड में लगाते हैं, तो जैसे दो लाइनें हम लोग सीरियल क्रॉप की लगा देते हैं, बीच में एक लेग्यूमिनस क्रॉप दालों की लाइन लगा देते हैं, तो उससे क्या होगा कि जो ओवरऑल नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट है ना वो कम हो जाएगी, और दूसरी ओर सेम लैंड से प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगी क्योंकि एक से ज़्यादा क्रॉप लगा रहे हैं, है ना। तो इस तरीके से एक से ज़्यादा क्रॉप्स लगाने से उनको मैनेज करना, ये भी एक इम्पोर्टेंस है एग्रोनॉमी में। क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर को अपनाना, क्लाइमेटिक कंडीशंस के अकॉर्डिंग जो क्रॉप सबसे अच्छा परफॉर्म करेगी उस क्रॉप का सिलेक्शन करना, आइडेंटिफिकेशन करना और फिर उसको लगाना, ये इम्पोर्टेंस है। ओके। बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ एग्रोनॉमी, क्या बेसिक प्रिंसिपल्स हैं एग्रोनॉमी के? रिसोर्सेज का अच्छे से उपयोग करना, जैसे ज़मीन है, पानी है, धूप है, उसको मैक्सिमम यूज़ कैसे कर सकेंगे, ये बेसिक प्रिंसिपल है। उसका मैक्सिमम से मैक्सिमम यूज़ किया जाता है इसके अंडर। फसल और किस्म, जो एरिया है उसके अकॉर्डिंग चूज़ करना कि कौन सी क्रॉप लगानी है, उसकी आगे वैरायटी कौन सी लगानी है। एक फसल जैसे गेहूं है, गेहूं की आगे कई वैरायटीज़ होती हैं, HD 2967, ओके, ये एक वैरायटी है, और कई वैरायटीज़ होती हैं, HD 3086, बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, अलग अलग एरियाज़ के लिए अलग अलग वैरायटीज़ हैं, अलग अलग इंसेक्ट पेस्ट के अटैक को कम करने के लिए अलग अलग वैरायटीज़ हैं। तो जिस एरिया में जिस इंसेक्ट पेस्ट का अटैक सबसे ज़्यादा होता है उसके लिए कौन सी वैरायटी बनाई गई है वो लगाना। ओके, ये एक इसका प्रिंसिपल है। फील्ड मैनेजमेंट, फील्ड मैनेजमेंट मतलब कैसे टिलेज करनी है, उसके बाद उसको लेवल कैसे करना है, उसके बाद उसमें जो इरिगेशन चैनल है वो कैसे क्रिएट करने हैं, ये एक प्रिंसिपल इसके अंडर आता है। मल्टीपल और इंटरक्रॉपिंग, मल्टीपल क्रॉपिंग करना है या इंटरक्रॉपिंग यूज़ करनी है। इंटरक्रॉपिंग अगर करनी है तो कौन सी दो या तीन कुछ भी जो क्रॉप्स हैं कौन सी कैसे चूज़ करनी है उस एरिया के अकॉर्डिंग, ये इसका प्रिंसिपल है। खाद और कीटनाशक, जो सही टाइम क्या है फर्टिलाइज़र अप्लाई करने का, कितना ज़्यादा अटैक हुआ है उसके अकॉर्डिंग कितनी हमने स्प्रे करनी है, कौन सी स्प्रे करनी है, कौन सा पेस्टिसाइड यूज़ करना है,
ये भी इसका प्रिंसिपल है। ओके, और नेक्स्ट जो है कटाई और भंडारण, कौन सा मेथड यूज़ करना है काटने के लिए और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तरीका कौन सा है। ओके, तो ये है इसके बेसिक प्रिंसिपल्स। अब कुछ क्वेश्चन जो हैं, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मेन कुछ मैंने यहाँ पे चूज़ किए हैं। जैसे कि फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड क्रॉप कौन सी है? फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड क्रॉप है बार्ले, जौ। फर्स्ट कल्टीवेटेड प्लांट इन इंडिया, कौन सा प्लांट कल्टीवेट हुआ था सबसे पहले? वीट का कल्टीवेशन हुई थी जिसकी, गेहूं, है ना। फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, जो वर्ल्ड लेवल पे फादर है ग्रीन रेवोल्यूशन के, वो हैं डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, इंडिया के अंदर कौन से हैं? डॉक्टर MS स्वामीनाथन। विच फैक्टर इज नॉन कंट्रोलेबल इन एग्रीकल्चर, तो क्लाइमेटिक फैक्टर सारे ही नॉन कंट्रोलेबल हैं। विच ब्रांच डील्स विद फिश फार्मिंग, फिश फार्मिंग में कौन सी ब्रांच बताई थी मैंने? फिशरीज। स्टडी ऑफ इंसेक्ट पेस्ट इन एग्रीकल्चर इज कॉल्ड, जो इंसेक्ट पेस्ट की स्टडी कौन सी ब्रांच करती है एग्रीकल्चर की? एंटोमोलॉजी। एग्रोनॉमी वर्ड इज ड्राइव्ड फ्रॉम ग्रीक, ग्रीक लैंग्वेज से ये जो वर्ड है वो ड्राइव हुआ है, बना है। हु इज फादर ऑफ एग्रोनॉमी? फादर ऑफ एग्रोनॉमी कौन है? पेट्रो डी क्रेस्केंजी। बेस्ट सोइंग टाइम फॉर वीट इन नॉर्थ इंडिया, तो बेस्ट सोइंग टाइम कौन सा है? फर्स्ट फोर्टनाइट ऑफ नवंबर। विच क्रॉपिंग सिस्टम गिव्स मैक्सिमम लैंड इक्विवेलेंट रेशो, लैंड इक्विवेलेंट रेशो क्या है? लैंड का सबसे ज़्यादा यूज़ जो है किस क्रॉपिंग सिस्टम के अंडर आता है? तो वो आता है इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग में क्या होता है कि हम दो फसलें, एक से ज़्यादा फसल लगाते हैं, तो वो बीच में लगाते हैं, दो लाइनों के बीच में। तो इंटरक्रॉपिंग के अंदर जो है लैंड इक्विवेलेंट रेशो जो है वो सबसे ज़्यादा होता है, लैंड का यूज़ जो है वो सबसे ज़्यादा होता है। ओके, so this was all about the first lecture of your competitive exam. Thank you everyone, we will meet in the next lecture.